बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम सर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्टर गुमनाम सर में। तो बेटा अगर क्लास 10th से पढ़ रहे हो और तभी ये वीडियो आप देखने आए हो तो मेरी बात सुन लो। अगर आप रट्टा मार वाले थे ना तो अभी एग्जिट कर जाना, और सीखने वाले थे तो ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। और इस वीडियो में क्लास 12th के साइंस का जो केमिस्ट्री का पोर्शन चल रहा है, चैप्टर है रासायनिक विज्ञान की रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसका आज ये वीडियो नंबर 9 है और इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है बेटा। ये लास्ट वीडियो है, कंप्लीट चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूं और इस वीडियो में हम सुपर 15 बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यूज जिनको बोलते हैं या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलते हैं, उन पर आज हम क्या करने वाले हैं बेटा? विचार करने वाले हैं। ठीक है, उन पर आज हम विचार करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो ना, 15 क्वेश्चन मात्र इस चैप्टर से, तो कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाने वाला है। तो देखो बेटा आज का ये पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन बोला है एक अभिक्रिया दी है। अभिक्रिया क्या दी है बेटा? अभिक्रिया ये दी है, बोला है 2CO प्लस में O2 क्रिया करते हैं, बनाते हैं 2CO2। ठीक है, बोला है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन बोला है अपचयन अभिक्रिया, दूसरा संयोजन अभिक्रिया, तीसरा वियोजन अभिक्रिया और सर जी आप बताइए। चौथा ऑप्शन क्या है? सर जी आप बताइए। तो बेटा सर जी तो बताएंगे, लेकिन सीख तुम भी रहे हो। अगर तुमने मेरा पूरा प्लेलिस्ट देखा है इस चैनल का तो बेटा ऑब्जेक्टिव के जवाब तुम खुद भी दे सकते हो। ठीक है, फिलहाल अभी तो नहीं है, एग्जाम के समय में पूछूंगा, बिल्कुल पूछूंगा। एग्जाम के समय में जब मैं लाइव क्लास लगाऊंगा तो मैं बिल्कुल पूछूंगा आप लोगों से कि आप राइट आंसर दे पाते हैं या नहीं, क्योंकि अगर सीखा है तो उसका रिजल्ट भी तो दिखना चाहिए ना। तो अभी के लिए तो बेटा सर जी बताएंगे, तो सर जी आप बताइए। ठीक है, सर जी बताते हैं। अच्छा, ये चौथा ऑप्शन जो है वो हमारी तरफ से हमेशा कुछ अलग रहने वाला है, तो उसको क्वेश्चन से अलग रखिएगा। देखो बेटा क्या है भाई, क्वेश्चन के बेस पर तो यही 3 ऑप्शन हमारे काम के हैं। अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया कौन सी होती है? कौन सी होती है अपचयन अभिक्रिया? भाई मैंने पीछे पढ़ाया था, जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही हो, या इस केस में देखो इसमें क्या हो रहा है, CO पर O2 और CO2 बना। अभी बैलेंसिंग को छोड़ दो, इसे साइड में रखो बैलेंसिंग को। इसमें क्या हुआ? O का हुआ जोड़, और मैंने बताया था जिस अभिक्रिया में O जुड़ता है किसी पदार्थ पर, उस अभिक्रिया को बोलते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं उस अभिक्रिया को। तो अगर इसमें ऑक्सीकरण ऑप्शन होता अपचयन को देखते हुए तो ऑक्सीकरण वाला ऑप्शन राइट होता। अपचयन में क्या होता था? O अलग हो जाए, O अलग हो जाए तो अपचयन हो जाएगा। अपचयन कब हो जाता? मतलब CO है O2, इसका O चला जाता इसके पास, भाई O3 बन जाता और कार्बन हो जाता, जो कि संभव नहीं है, तो हो जाता। लेकिन अभी तो ये क्रिया कौन सी है? ऑक्सीकरण है। तो भैया पहला वाला तो आंसर नहीं हो सकता है। अब सरजी वाला भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो एक अलग आंसर है। दूसरा क्या बोला है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? मैंने सिखाया था जब कोई 2 पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बना ले तो उस अभिक्रिया को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो इसमें देखो बेटा, एक पदार्थ दूसरा पदार्थ दोनों ने क्रिया करी, एक बना दिया, तो ये संयोजन अभिक्रिया ही तो है। तो संयोजन अभिक्रिया वाला इसका राइट आंसर है। अब वियोजन अभिक्रिया में क्या बताया था? वियोजन अभिक्रिया में जब एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थ बना दे, 2 या 2 से अधिक जितने भी बना दे, तो वो होती है बेटा वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन वाला भी इसका राइट आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? संयोजन अभिक्रिया। स्क्रीनशॉट लो पहले। अब देखो बेटा दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन आपका है निम्न में अभिक्रिया के लक्षण है। मतलब कौन सा अभिक्रिया का लक्षण है? प्रकाश का उत्सर्जन। क्या अभिक्रिया के लक्षण में प्रकाश का उत्सर्जन होता है? होता तो है भाई, अभिक्रिया में प्रकाश का उत्सर्जन होता है। ताप का उत्सर्जन, भाई ताप का भी उत्सर्जन होता है। तीसरा क्या है? अभिकारक के स्वरूप में परिवर्तन होना। मतलब जैसे क्या होता है स्वरूप में परिवर्तन होने के, जैसे पहले A था, क्रिया करके C बन गया, तो कुछ ना कुछ तो बदलेगा भाई। अभिकारक अगर किसी भी क्रिया में भाग लेगा तो कुछ ना कुछ तो उसमें परिवर्तन आएगा, तो उसके रूप में परिवर्तन तो होगा। तो ये भी होता है, उपरोक्त सभी ये भी होता है। और ये तो बहुत आसान है रे बाबा, ये तो बहुत आसान है रे बाबा, तो बहुत आसान है। तो बहुत आसान कौन सा इसका ऑप्शन है? उपरोक्त सभी, क्योंकि अभिक्रिया में प्रकाश का उत्सर्जन भी होता है, ताप का उत्सर्जन भी होता है और अभिकारक के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। स्क्रीनशॉट ले लो जरा फटाफट से। अगला तीसरा क्वेश्चन क्या है बेटा आपका? विकृत गंधिता का कारण होता है।
देखो विकृत गंधिता जब मैंने पढ़ाई तो क्या पढ़ा था, अभी ऑप्शंस को छोड़ दो। विकृत गंधिता क्या होती है? विकृत गंधिता में हमने ये पढ़ा था कोई सा भी खाद्य पदार्थ जो होता है ना वो वायु के संपर्क में आकर उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे वो खराब हो जाता है। और खराब होने में दो बातें होती है, या तो उसकी गंध में परिवर्तन हो जाएगा या फिर उसके स्वाद में परिवर्तन हो जाएगा। इसी को बोलते हैं खराब होना। ये चीज मैंने वहां पर अच्छे से पढ़ाई थी। तो विकृत गंधिता का कारण होता है, क्या पूछा है? विकृत गंधिता का कारण पूछ रहा है बेटा, कारण। तो विकृत गंधिता का कारण की पहला ऑप्शन क्या दिया है? खाद्य पदार्थों का संयोजन। खाद्य पदार्थों का संयोजन भाई मतलब खाद्य पदार्थ जुड़े तो क्या विकृत गंधिता होगी? अगर खाद्य पदार्थों के जुड़ने से विकृत गंधिता हो जाती तो जो घरों पर हम डेली खाना बनाकर खाते हैं वो तो सड़े हुए होते नहीं होते। हम खाना कैसे बनाते हैं? कई सारे खाद्य पदार्थों को मिलाते हैं, मसाले, अलग अलग भोजन, कई तरीके की डिश बनाते हैं, मिला मिला के चीजें बनाते हैं, तो भाई उनका संयोजन ही तो होता है वहां पर। तो अगर वैसे करके संयोजन के केस में होता तो वो खराब हो जाते, तो ये तो इसका राइट आंसर नहीं हो सकता है। दूसरा क्या है ऑप्शन? तेल या वसा का ऑक्सीकरण। अब मैंने क्या पढ़ाया था विकृत गंधिता में? यही तो बोला था। विकृत गंधिता की थ्योरी अगर आपको याद हो तो विकृत गंधिता में यह लिख पाया गया था, तेल या वसा युक्त पदार्थ। तेल या वसा युक्त पदार्थ, तो उसकी मेन शर्त ही थी तेल या वसा युक्त पदार्थ। और आगे क्या बोला था? का वायु की उपस्थिति में या वायु के उपस्थिति में ऑक्सीकरण। तो भाई यही तो लिखा है, का ऑक्सीकरण। तो ये वाला ऑप्शन इससे कैसा है? राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है। तीसरा ऑप्शन क्या है? खाद्य पदार्थों का वियोजन। अब वियोजन मतलब खाद्य पदार्थ अलग अलग कर लिए तो क्या खराब हो जाएंगे? इसमें भी कोई सेंस नहीं बनता। जब संयोजन नहीं था तो ये भी नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन क्या है? ये तो कुछ कुछ याद आ रहा है। याद आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर विकृत गंधिता तो पढ़ाई थी तो बेटा याद भी होना चाहिए। ठीक है, तो साइड में जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो बेटा चौथा क्वेश्चन क्या है? बोला है Zn पर तनु H2SO4 डालने पर गैस निकलती है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, SO2, H2O2। ये तो निकलने पर ही पता चलेगा ना बाबा। तो बेटा देखो हमें क्या करना है, पहले हम क्या करते हैं भाई, Zn पर हमने डाल दिया तनु H2SO4। कैसा है बेटा? तनु है। सब सिखाया है मैंने, सब सिखाया है। और जो यहां पर ऐसा बैठा है ना जो बोलने की नहीं सीखा है, तो यानी कि वो साला लट्टा मार है, वो पीछे के वीडियो पढ़ के ही नहीं आया। अगर पढ़ के आया होता तो इस लास्ट वीडियो में उसे किसी सवाल के जवाब देने में कठिनाई होती ही नहीं। मेरे बताने से पहले तुम्हारे होठों पर जवाब होना चाहिए था। तो देखो बेटा क्या हुआ, Zn पर पाए जाते हैं 2+, और Zn क्या करता है बेटा? Zn हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील धातु है विद्युत रासायनिक श्रेणी में। तो Zn क्या करेगा? Zn H2 को हटा देगा वहां से और SO4 के साथ खुद जुड़ जाएगा। और Zn पर होते हैं 2+, SO4 पर 2-, और यहां पर H कितने हैं? 2। तो दोनों के दोनों H क्या करेंगे? हट जाएंगे और हाइड्रोजन के रूप में निकल जाएंगे, और ये गैस होती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस हो जाएगी। बाकी सब रॉन्ग है। स्क्रीनशॉट ले लो जरा फटाफट से। तो बेटा आपका पांचवा क्वेश्चन आज का, निम्न में समीकरण संतुलित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत तरीके से पूछा जाता है। निम्न में समीकरण संतुलित है। देखो समीकरण दे रखी है तो चार ऑप्शन भी दे रखे हो, पांचवा ऑप्शन बेटा बोला है सब तो एक जैसे ही हैं गुरुजी, सब तो एक जैसे हैं गुरुजी। देखने में देखो सब एक से लग रहा है, लेकिन नहीं बेटा सब में फर्क है। देखो जैसे कि नीचे वाला है 2H2 2Cl2, 2H2 2Cl2, इधर 4 H है, इधर 2 H है, बैलेंस नहीं है। H2 इधर 1 H है, बैलेंस नहीं है। H2 इधर 4 H है, बैलेंस नहीं है। अब अगर ये सब नहीं है तो ऑटोमेटिकली बेटा ये वाली तो हो ही जाएगी। कैसे हो जाएगी भाई? देख लो ध्यान से, 2H 2Cl 2H 2Cl हो गया आपका राइट आंसर। कितना आसान होता है, बस थोड़ा सा लॉजिक और थोड़ी सी मेहनत, आप जवाब दे सकते हो। ले लो बेटा आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो बेटा अगला और 6th क्वेश्चन कौन सा है? निम्न में कौन सनलाइट में अपघटित होता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं बेटा, NaBr, KCl, AgCl। ये तो सनलाइट को पता होगा भाई, सनलाइट में अपघटित होता है तो सनलाइट को ही तो पता होगा। लेकिन नहीं बेटा, सनलाइट को बाद में पता होगा, हमें पहले पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? मैंने आपको क्या पढ़ाया? NaBr सनलाइट में अपघटित होता है नहीं पढ़ाया था, KCl कभी नहीं पढ़ाया था। मैंने जब आपको पीछे अपघटन अभिक्रिया पढ़ाई थी तो मैंने बताया था अपघटन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, ऊष्मीय अपघटन, तापीय अपघटन और तीसरा वैद्युत अपघटन। तो ताप वाले अपघटन में मैंने एक रिएक्शन करवाई थी, जाकर देख लेना, AgCl वाली। और इससे क्या हुआ था? आपका Ag बना था, साथ में बना था Cl2। ठीक है, तो ये होता था आपका क्या? सनलाइट की उपस्थिति में, जिसे H भी लिख देते हैं। और बैलेंस करने के लिए आप यहां पर 2AgCl, यहां पर 2 लगा दो, ये क्रिया होती थी। और आपका राइट वाला आंसर कौन सा हो जाएगा? AgCl। तो जवाब वही बच्चा दे सकता है जिसने पीछे पढ़ाई की हो और अपने सारे वीडियोस देख रखे हो।
ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को चलते, जल्दी से आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो बेटा 7वां क्वेश्चन कौन सा है, और एक चीज याद रखना, ये क्वेश्चन HSDMI बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, Fe2O3 प्लस में 2Al और ये बनता है, ठीक है, अभिक्रिया है, वो एक अभिक्रिया है पूछ रहे हैं। 5 ऑप्शन दे रखे हैं, संयोजन, वियोजन, द्विविस्थापन, विस्थापन। जवाब तो कोई भी दे देगा, गुमनाम सर का शिष्य होना चाहिए। क्या जरूरी है? नहीं जरूरी नहीं है बेटा, ये सिर्फ मजाक तक सीमित है। जवाब कोई भी दे देगा, गुमनाम सर का शिष्य हो या नहीं हो, बस अच्छे से उसने ये टॉपिक पढ़ रखा हो। देखो क्या हुआ है यहां पर क्या हुआ है, Fe ने क्या करा, यहां से Fe को हटाया और उसका स्थान खुद ले लिया। तो Al एक कोई दूसरा पदार्थ है या परमाणु है, उसने Fe को वहां से क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो इस केस में संयोजन अभिक्रिया थोड़ी ना है, कोई जुड़े थोड़ी ना, जब ये दोनों जुड़ते कुछ एक बनता तो संयोजन होती। वियोजन क्या होती, जब ये एक पदार्थ होता और इससे टूट के दो चीजें बनती तब वियोजन हो जाती। द्विविस्थापन भी नहीं है, क्यों, द्विविस्थापन तब होती जब Al के साथ भी कुछ और जुड़ा होता और Fe यहां से निकलकर उसके साथ जुड़ गया होता। दो पदार्थों में से थोड़ा थोड़ा इससे दोनों से जुड़ गया, उसको बोलते हैं द्विविस्थापन। और चौथा ऑप्शन क्या है, विस्थापन। तो विस्थापन वाला ही राइट ऑप्शन है, क्यों, क्योंकि क्या हुआ इसमें, एक परमाणु ने Fe को विस्थापित कर दिया है और Fe को अलग कर दिया, उसका स्थान Al ने ले लिया है। ठीक है, देखो इसी तरीके से बहुत ही आसान से क्वेश्चन होते हैं। ये आपका 7वां क्वेश्चन हो गया है, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की ओर चलते हैं। देखो बेटा अब आपका 8वां क्वेश्चन कौन सा है, 8वां क्वेश्चन कौन सा है, मजेदार क्वेश्चन है। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार होता है, देखा है क्या बोला, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार होता है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राकृतिक गैस कौन सी होती है, तो नोट करके बेटा इसके नीचे लिख लेना, प्राकृतिक गैस जो होती है वो आपकी होती है मेथेन। कौन सी होती है, मेथेन गैस, इसी को बोलते हैं क्या, प्राकृतिक गैस। अब इसका क्या हो रहा है, दहन। दहन का मतलब O2 के साथ क्रिया, दहन अभिक्रिया होती है, तो बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल। भाई बैलेंस करने हम यहां पर नहीं बैठे, और इसके साथ में यहां पर निकलती है क्या, ऊष्मा निकलती है। और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है वो अभिक्रिया कौन सी होती है बेटा, ऊष्मा क्षेपी होती है या ऊष्मा शोषी होती है। जिसमें खर्च होती है वो शोषी, जिसमें निकलती है वो क्षेपी। तो बेटा ऊष्मा क्षेपी वाला आंसर इसका राइट हो जाएगा। बाकी ना तो ये संयोजन अभिक्रिया है, ना ये विघटन अभिक्रिया है, ना ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। और अब तो कर्रा सवाल दे दिया सर, कुछ कर्रा नहीं था, बस कर्रा यो था। और यो था कि दहन क्या होता है। दहन के बारे में बस इतना सा, किसी भी कार्बनिक यौगिक की क्रिया जब ऑक्सीजन के साथ होती है तो उस घटना को ही बोला जाता है दहन। और उस केस में हमेशा ही दो चीजें बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अब ये मैंने आपको वहां पर भी पढ़ाया था जब मैंने बोला था कि शरीर में ग्लूकोज श्वसन क्रिया ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। तो श्वसन में भी तो क्या होता है, ग्लूकोज की ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है, तो ग्लूकोज का दहन ही तो होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल ही तो बनता था, और साथ में क्या बनती थी, ऊर्जा बनती थी। ठीक है, तो ये आपका हो गया बेटा 8वां क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लो। देखो बेटा अगला क्वेश्चन, नमा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है, निम्न में भौतिक परिवर्तन नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बर्फ का पिघलना, जल में लवण घुलना, एलपीजी का जलना। और ये तो बहुत आसान लगता है रोहित गुरुजी, बहुत आसान लगता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इस तरह का क्वेश्चन जब पूछ लिया जाता है। देखो भौतिक परिवर्तन मैंने आपको क्या बताया था, मतलब केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो, द्रव से ठोस में बदल जाए, ठोस से गैस में बदल जाए, लेकिन पदार्थ वही रहे, कोई नया पदार्थ ना बने। तो आप समझो यहां पर भाई बर्फ का पिघलना, भाई बर्फ का पिघलना, बर्फ पहले ठोस थी, तो बर्फ किससे बनती है, पानी से ही तो बनती है। अगर मैं इसे पिघला दूं तो क्या ये पानी नहीं रहेगा, तो ये अवस्था में परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन ये भौतिक परिवर्तन तो है ना। लेकिन उसने क्या पूछा है हमसे, कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, जल में लवण का घुलना। भाई इस जल में मैंने लवण को डाल दिया, लवण मान लो ठोस है और वो इस जल में घुल जाए। अब लवण और जल दोनों द्रव अवस्था में आ गए, तो जो लवण जल में घुला, क्या उसने जल से क्रिया करी, उसने जल से क्रिया नहीं करी है, वो ठोस अवस्था से लिक्विड अवस्था में आ गया है। तो बेटा जल में लवण का घुलना भी भौतिक परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन हुआ है। अब अगला क्या है, भाई चौथा तो हो नहीं सकता, वो तो हमारा सिर्फ क्या है, एक थोड़ा फन टाइप है, मजा लेने के लिए थोड़ा सा। अब एलपीजी का जलना, देखो एलपीजी जो होता है वो होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब एलपीजी का जलना, एलपीजी गैस है, उसको जला दिया, तो क्या जलने के बाद उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होगा, जब वो जल गई तो उसका अस्तित्व खत्म हो गया, एलपीजी का अस्तित्व खत्म हो गया, वो जलकर किसी और केमिकल में या किसी और गंध में बदल गई। तो बेटा एलपीजी का जलना भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है एलपीजी का जलना। ठीक है, भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये रासायनिक परिवर्तन है।
तो बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, 9 क्वेश्चन आपके हो गए, 6 क्वेश्चन और बचे, उनको भी फटाफट से खत्म करते हैं। तो देखो बेटा आपका अगला 10वां क्वेश्चन क्या है, अभिक्रिया। एक अभिक्रिया दे रखी है जो कि ये है, बोला है CaCO3 सॉलिड अवस्था पाया जाता है जिसको ऊष्मा की उपस्थिति में दो पदार्थ बनाता है CaO और CO2। पूछा है अभिक्रिया, उदाहरण है, 4 ऑप्शन दे रखे, विस्थापन, अपघटन, संयोजन। अब मजा आ रहा है सीख कर करने में। क्यों मजा आ रहा है? क्योंकि इसका जवाब ज्यादातर बच्चों ने दे दिया होगा। ज्यादातर बच्चों ने क्वेश्चन खत्म होने से पहले ही क्वेश्चन देखकर इसका जवाब मन में सोच लिया होगा और उनका जवाब राइट ही जाने वाला है। क्यों? देखो यहां पर एक पदार्थ है, एक पदार्थ से 2 पदार्थ बने तो अपघटन अभिक्रिया, और जो अपघटन अभिक्रिया होती है वो बेटा 3 प्रकार से होती है, एक ऊष्मा की उपस्थिति में, एक प्रकाश की उपस्थिति में और एक वैद्युत अपघटन, वैद्युत की उपस्थिति में। तो बेटा ऊष्मा वाला देखो, ऊष्मा तो लिखा दिया है ना इसके ऊपर, तो ये कौन सी हो गई? अपघटन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ना तो विस्थापन हुआ है ना ही संयोजन हुआ है। अपघटन अभिक्रिया, जब एक पदार्थ से 2 या 2 से अधिक पदार्थ बन जाए तो उस अभिक्रिया को बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। स्क्रीनशॉट लो बेटा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ऐसी समीकरण जिसमें दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान ना हो क्या कहलाती है? संतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण, संयोजन अभिक्रिया। बस करो सर, थोड़े कठिन तो पूछ लो अब। क्यों? क्योंकि भैया ये क्वेश्चन तो बड़ा ही आसान लग रहा है। कैसे लग रहा है? ऐसी समीकरण जिसमें दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान ना हो। जब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान ना होती है तो वो समीकरण कहलाती है असंतुलित रासायनिक समीकरण। लाइक ठोको, साथियों के साथ शेयर मारो और सबसे पहले स्क्रीनशॉट मान लो जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। लो भाई, पिछले क्वेश्चन में बच्चों ने बोला कि भाई सर थोड़ा सा बस करो, बहुत इजी हो रहा है, तो सर ले आए थोड़ा सा टफ वाला ले आए। निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है दहन, श्वसन, भोजन पचना, अपक्षेपण अभिक्रिया। देखो दहन, दहन क्या होता है? दहन का मतलब ही होता है किसी यौगिक की ऑक्सीजन के साथ क्रिया, तो वो कहलाती है दहन अभिक्रिया। ठीक है, और तो दहन अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तो होगा ही ना, क्योंकि ऑक्सीकरण क्या होता है? O का जुड़ना, और जब O इस पदार्थ पर जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण तो हो ही जाएगा ना। श्वसन, श्वसन क्या होता है? श्वसन में मैंने बताया था ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बनता है, O2 से क्रिया होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है, साथ में मिलती है शरीर को ऊर्जा। तो श्वसन में ये घटना घटती है। तो श्वसन में भी तो ग्लूकोज पर O जुड़ा है ना, और O का जुड़ना ही तो ऑक्सीकरण कहलाता है, तो ये भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और भोजन पचना, भाई भोजन का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करके भोजन पच गया, कार्बन डाइऑक्साइड जल बन गया और ऊर्जा निकल गई, तो भोजन पचना भी बेटा ऑक्सीकरण है। और अगला क्या पूछा है? अवक्षेपण। देखो अब पहले समझ लो अवक्षेपण क्या होता है। अवक्षेपण क्या होता है? देखो अवक्षेपण अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है, नोट करके लिख लेना बेटा इसे, जिसमें कोई पदार्थ अवक्षेप बनकर नीचे बैठ जाता है, नीचे बैठ जाता है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अवक्षेप बनकर नीचे बैठ जाता है। मतलब 2 पदार्थों की क्रिया हुई तो उसके बाद में 2 नए पदार्थ बने, एक कोई लिक्विड की अवस्था में बना जो ऊपर रहा, और एक कोई गाढ़ा पदार्थ बना जो तली में नीचे बैठ गया। जब नीचे कोई पदार्थ बैठता है उसको ही बोलते हैं अवक्षेप। नीचे तली में अलग होकर दिख जाए तो उसको बोलते हैं अवक्षेप। ठीक है, तो जब अवक्षेप हुआ तो अवक्षेप होने के बाद बेटा उस क्रिया को कहा गया अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण अभिक्रिया का ऑक्सीकरण से कोई लेना देना नहीं होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। 12 क्वेश्चन हो गए बेटा, 3 क्वेश्चन और बचे, जरा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, कॉपर चूर्ण, सीयू का जो चूर्ण होता है, चूर्ण होता है, सीयू चूर्ण को गर्म करने पर उसकी सतह पर CuO की परत बन जाती है। जो Cu होता है जब इसको गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ये बना लेता है CuO। ठीक है, CuO बना लेता है, तो इसकी ना परत जम जाती है कॉपर के ऊपर, जैसे मैग्नीशियम पर परत जम जाती थी MgO की, वैसे ही कॉपर पर CuO की परत चढ़ जाती है। तो उस परत का रंग कैसा होता है ये बताना। उस परत का रंग होता है लाल, भूरा, काला, सफेद। लाल, भूरा, काला, सफेद। देखो ये ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसके लिए तो भाई हमें थ्योरी ही आना चाहिए, क्योंकि ये तो हम प्रैक्टिकली तब करके देख सकते हैं जब हम लैब में मौजूद हों या हमारे पास कॉपर और ऑक्सीजन मौजूद हो। कॉपर को जलाकर देख लेंगे कैसा रंग आ रहा है, लेकिन नॉर्मल से मैं आपको बता दूं, आपको मेरा रंग याद रहेगा। मेरा रंग कैसा है? काला। काला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? काला।
काला इसका आंसर हो जाएगा। याद रखना, सर को याद कर लेना यार, सर का रंग याद आ जाएगा और आंसर भी याद आ जाएगा, है नहीं है? तो ये आपका बेटा 13वां क्वेश्चन हो गया, स्क्रीनशॉट लो। देखो बेटा 14वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन से पहले का एक लास्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन दिया गया है नमक का घोल सिल्वर नाइट्रेट घोलने पर दही जैसा, नमक का घोल जो है उसे सिल्वर नाइट्रेट में अगर घोल दो तो दही जैसा पदार्थ आ जाता है, दही जैसा पदार्थ आ जाता है, ठीक है, दही जैसा पदार्थ आ जाता है। अब आपको यह बताना है कि यह अभिक्रिया है। देखो इस ना अभिक्रिया को मत करो, मैं आपको बताता हूं। दही आपने नॉर्मली देखा है, अगर आप दही को किसी पदार्थ में घोलो, दही भारी होता है। जब आपने देखा होगा जब दही जमता है तो सारा दही का पानी ऊपर तैरता होता है, दही नीचे बैठा हुआ होता है। पानी नीचे नहीं होता है, दही नीचे बैठा होता है, पानी ऊपर होता है। तो जो दही जैसा पदार्थ है, मतलब दही जैसा पदार्थ मतलब दही जैसे गुण, मतलब तली में नीचे बैठा होगा। और मैंने अभी पीछे आपको बताया था ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ तली में नीचे बैठ गया है, उस अभिक्रिया को कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। तो बिना सोचे समझे अवक्षेपण वाले पे आंसर इसका लगा देना, रिएक्शन करने की जरूरत ही ना पड़ेगी, ठीक है, रिएक्शन करने की जरूरत ना पड़ेगी। अगर वो बोले दही जैसा पदार्थ मतलब वो नीचे बैठेगा, अगर वो कोई गैस बोले मतलब वो ऊपर उड़ेगी, ठीक है। तो ये तो हो जाएगी आपकी अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण अभिक्रिया में ही क्या होता है, कोई एक ऐसा पदार्थ बनता है तली में नीचे बैठ जाता है। अब वो ठोस बन सकता है, क्रिस्टल बन सकता है, और कैसा हो सकता है, दही जैसा हो सकता है, किसी गाढ़े पदार्थ जैसा हो सकता है जो भारी हो नीचे बैठ जाए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो बेटा इसका भी। देखो बेटा आज की वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HSDMI, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, लौह चूर्ण तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से बनाता है आयरन लवण एवं जल, H2 गैस एवं FeCl2 जिसको बोलते हैं आयरन क्लोराइड, और Cl2 गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड। और चौथा ऑप्शन खत्म, क्वेश्चन खत्म। तो भैया सर की चौथी वाली फनी वाली जो भी बात चल रही थी वो भी खत्म। अब देखो मैं इस रिएक्शन को कैसे करके दिखाता हूं आपको। देखो ये क्वेश्चन कैसे करोगे आप। अगर ये क्वेश्चन आता है सबसे पहले लौह चूर्ण, लौह क्या होता है, Fe, हमने Fe का चूर्ण ले लिया। इसकी क्रिया किससे हो रही है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl, तनु है, क्रिया होगी, पीछे पढ़ाई है मैंने ये रिएक्शन। तो Fe क्या करेगा, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, विस्थापन कर देगा, तो FeCl2 बना देगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। Cl2 क्यों बनाएगा, क्योंकि Fe पर 2 चार्ज होगा और Cl पर 1 माइनस होता है, ठीक है। और 2H यहां पर क्रिया करके 2HCl बना लेंगे। तो इसको बोलते हैं बेटा आपका क्या, आयरन क्लोराइड, और साथ में क्या बनी है, H2 गैस। तो इसमें ऐसा ऑप्शन देख लो जिसमें H2 गैस और आयरन क्लोराइड बना हो, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन है। ये आपका राइट आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लो पहले, ले लिया बेटा। तो बेटा देखो ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बहुत ही समय लगा है इस वीडियो को बनाने में, बार बार इरेज करना काफी मेहनत लगती है यार। अगर इतनी मेहनत लगती है और अगर आपको समझ में आता है, सीखने को मिलता है, तो यार एक लाइक तो बनता है ना। वीडियो को लाइक करो और साथियों के साथ शेयर करो जो किसी कारणवश कोचिंग वगैरह में जाकर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आए थे, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अच्छे से देखें, सीखें, सीखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बेटा इन 15 क्वेश्चन के बाहर ऑब्जेक्टिव के, इस जो आप इस साल परीक्षा में बैठोगे, इन क्वेश्चन से बाहर इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ये चैप्टर आज आपका खत्म होता है, कल से हम इसके नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। तो इसी के साथ बेटा मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, फिर मुलाकात होगी एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ।